रघु गांव में खेत मजदूरी का काम किया करता था। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। मगर फिर एक दिन जमींदार रघु को बुलाकर कहता है, सुन बे रघु, मैंने अपने सारे खेत किराए पर दे दिए हैं, इसीलिए अब तुम अपने लिए कोई और काम ढूंढ लो। यह सुनना था कि रघु पर तो जैसे दुखों का पहाड़ ही टूट पड़ा और वह मन ही मन दुखी होते हुए सोचने लगा, ये तो भगवान ने मेरे साथ बहुत ही बुरा किया। तो रोटी का आसरा था, वो भी छीन लिया। पता नहीं अब क्या होगा। मगर रघु की पत्नी रमा इस बात से जरा भी दुखी नहीं होती है। उल्टे वह रघु को समझाते हुए कहती है, सुनो, क्यों ना हम शहर चलें? वहाँ आपको यहाँ से अच्छी मजदूरी मिल जाएगी। वहाँ हम अपने लड्डू को पढ़ा भी सकेंगे और पेट भी ढंग से पल जाएगा। रघु को रमा की सलाह पसंद आती है और वह उसी दिन ट्रेन पकड़कर अपने परिवार सहित शहर चला आता है। वे एक गरीब बस्ती में किराए का मकान लेकर रहने लगते हैं और रघु चिनाई के काम में मजदूरी करने लगता है। वाह भाई रघु, तुम तो बड़े मेहनती हो। धन्यवाद ठेकेदार साहब। ये लो अपनी पूरी मजदूरी और रोज काम पर आ जाया करो। इस तरह रघु की मजदूरी से परिवार की दाल रोटी ठीक से चलने लगती है और कुछ दिन बाद लड्डू भी पढ़ने के लिए स्कूल जाने लगता है। रमा घर संभालती है और एक दिन वह सब्जियां लाने के लिए बाजार जाती है। करेला, टमाटर, आलू सब ले लिए, बस थोड़े प्याज और चाहिए। यह कहकर रमा जैसे ही आगे बढ़ती है तो देखती है कि एक गरीब बुढ़िया आने जाने वालों के सामने हाथ फैलाकर भीख मांग रही है और कह रही है, ए बहन, ए बेटा, कोई मुझे खाना खिला दो, मैं बहुत भूखी हूँ। भूखी है तो मैं क्या करूं? दिन भर में तेरी जैसी न जाने कितनी भिखारन मिलती हैं, किस किस को खाना खिलाता फिरूं मैं? रमा बहुत ही दयालु थी, इसीलिए रमा को उस गरीब बुढ़िया पर बहुत तरस आ जाता है। रमा बुढ़िया से कहती है, माँ जी मेरे साथ आइए, मैं खिलाती हूँ आपको खाना। यह कहकर रमा बुढ़िया को एक ढाबे पर खाना खिलाती है और फिर कहती है, क्यों माँ जी, खाना पेट भर कर खा लिया है ना? हाँ बेटी। रमा उन्हें पैसे देते हुए कहती है, ये 100 रुपए और रख लो, जब भी भूख लगे खाना खा लेना। कुछ दिन बाद रमा लड्डू को उसके स्कूल से लेकर घर लौट रही होती है कि तभी रास्ते में उसे वही गरीब बुढ़िया फिर मिल जाती है। उस दिन बुढ़िया के माथे से खून बह रहा होता है। रमा यह देखकर परेशान हो उठती है और पूछती है, अरे अरे, आपके माथे से तो खून बह रहा है माँ जी, कैसे लगी चोट? एक आदमी से भीख मांगी तो उसने धक्का देकर गिरा दिया। पता नहीं कैसे कैसे निर्दयी लोग हैं इस दुनिया में। आप मेरे साथ आइए, मैं आपकी मरहम पट्टी करवाती हूँ। यह कहकर रमा उसे एक डॉक्टर के पास ले जाती है और उसकी मरहम पट्टी करवाती है। फिर रमा चलने लगती है तो नन्हा लड्डू बुढ़िया को समझाते हुए कहता है, देखकर चला करो, चोट लगने पर बहुत दर्द होता होगा ना? हाँ, होता तो है मेरे बच्चे, पर तुम्हारे जैसे दयालु लोगों के रहते दर्द का इलाज हो ही जाता है। समय बीतता जाता है और एक दिन रघु घर से काम के लिए निकलता है तो अचानक ही एक तेज रफ्तार कार उसे टक्कर मार कर निकल जाती है। रघु दूर जाकर गिरता है और उसे गंभीर चोट आती है। लोग तुरंत एम्बुलेंस को बुलाते हैं और रघु को अस्पताल पहुंचा दिया जाता है। डॉक्टर साहब, वे बच तो जाएंगे ना? देखिए, अभी कुछ कह नहीं सकते। यह सुनकर रमा घबरा जाती है और दोनों हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना करती है, हे भगवान, उनको कुछ मत करना, उनके बदले भले मेरे प्राण ले लेना, पर उनके प्राण बचा देना। रघु के बारे में सोच सोच कर रमा परेशान हुए जा रही थी कि तभी डॉक्टर आकर कहता है, देखिए, आपके पति की जान तो बच गई है, पर उनकी रीढ़ की हड्डी में गहरी चोट आई है, इसीलिए अब वो कभी भी सीधे खड़े होकर चल नहीं पाएंगे। यह सुनकर रमा को गहरा सदमा लगता है, मगर फिर भी वह भगवान का शुक्र ही मनाती है और कहती है, मेरे लिए यही सबसे बड़ी बात है कि उनकी जान बच गई। वो मेरे सामने रहेंगे तो मैं हर विपदा को हंसकर काट लूंगी। कुछ दिन बाद रघु अस्पताल से घर आ जाता है और आंखों में आंसू लाते हुए रमा से कहता है, इससे अच्छा तो मैं मर ही जाता। अब मेरा जीना किस काम का।
तुम पर बोझ ही तो बन गया हूँ। आपका बोझ उठाने के लिए मैं हूं ना। आज के बाद ऐसी गंदी बात भूलकर भी मत करना। जब गरीब पर विपदा आती है तो चारों तरफ से आती है। कुछ दिन बाद लड्डू के स्कूल से पता आता है। माँ, तुम्हें टीचर ने स्कूल में बुलाया है। ठीक है लड्डू बेटा, मैं कल चलूंगी स्कूल। अगले दिन रमा स्कूल जाती है तो लड्डू की टीचर कहती है, देखिए लड्डू की 3 महीने से फीस जमा नहीं हो रही, इसलिए इसकी पूरी फीस जमा कीजिए। मैडम जी, बस कुछ मोहलत और दे दीजिए, मैं थोड़ी थोड़ी करके पूरी फीस जमा करवा दूंगी। क्या आपने स्कूल को किराने की दुकान समझा है? फीस देने की औकात नहीं है तो बच्चे को घर पर ही रखिए, समझी? यह सुनकर रमा चुप ही रह जाती है और लड्डू को लेकर घर आ जाती है। घर में ऐसी बुरी हालत देख रघु भी परेशान हो उठता है और कहता है, रमा, लगता है अब हम लड्डू को कभी नहीं पढ़ा पाएंगे, और इसे पढ़ाना तो दूर, पेट भर रोटी खाना भी दूभर हो जाएगा। तुम्हें दुखी होने की कोई जरूरत नहीं है जी, मैं हूँ, मैं काम करूंगी, सब ठीक हो जाएगा। कुछ दिन बाद घर का सारा राशन खत्म हो जाता है तो रमा को अपनी बचत के पैसे याद आते हैं। मैं रोज 10-20 रुपए बचा कर रखती थी, इतने पैसे तो जमा हो ही गए होंगे कि 10-20 दिन का राशन आ जाए। यही सोचकर रमा बचत के पैसे गिनती है और कहती है, पूरे 1200 रुपए हैं, चलो कुछ तो राशन आ ही जाएगा। जब तक यह राशन खत्म होगा तब तक मैं कोई काम ढूंढ लूंगी। हाँ, यह सोचकर रमा बाजार जाती है और चावल, दाल, चीनी आदि राशन खरीदने के बाद उसके पास वही 20 रुपए बच जाते हैं। पूरे 1200 खर्च हो गए, बस ये ऊपर के 20 रुपए ही बचे हैं। रमा यह कह ही रही थी कि तभी उसे वही गरीब बुढ़िया दिखाई देती है। लोग उसे झिड़क रहे थे। रमा से यह सहन नहीं होता। वह बुढ़िया से कहती है, आज तो मैं आपकी ज्यादा मदद नहीं कर पाऊंगी माँ जी, मेरे पास ये 20 रुपए ही हैं, इन्हें ले लो। यह कहकर रमा की आंखें छलक आती हैं और उसकी आंखों से बहते आंसू देखकर बुढ़िया उसे कहती है, रमा बेटी, तुम रो मत, मैं तुम्हें ऐसी चीज दूंगी जिससे तुम्हारे सब दुख दूर हो जाएंगे। आप तो मुझसे भी गरीब हैं माँ जी, फिर आप मुझे क्या दे सकती हैं? रमा के ये कहते ही बुढ़िया अचानक एक बहुत ही सुंदर अप्सरा का रूप ले लेती है और यह देखकर तो रमा हैरान रह जाती है और पूछती है, अरे आप कौन हैं? मैं स्वर्ग की अप्सरा हूँ। मैं एक दयालु आदमी की मदद करना चाहती थी और तुमसे दयालु मुझे कोई नहीं मिला। यह कहकर अप्सरा रमा को एक नारियल बर्फी देते हुए कहती है, तुम यह जादुई नारियल बर्फी ले जाओ, तुम इससे जो मांगोगी वही मिल जाएगा और तुम्हारे जीवन से दुख सदा के लिए चले जाएंगे। रमा जैसे ही अप्सरा से जादुई नारियल बर्फी लेती है, अप्सरा अदृश्य हो जाती है और रमा घर आकर नारियल बर्फी से कहती है, हे अप्सरा की जादुई नारियल बर्फी, मेरे पति को स्वस्थ कर दो। रमा जैसे ही यह कहती है, रघु तुरंत ठीक हो जाता है। वह उठकर चलने भी लगता है। अरे रमा, देखो मैं ठीक हो गया। यह सब इस जादुई नारियल बर्फी का कमाल है जी, हम इससे जो भी मांगेंगे मिल जाएगा। फिर तो इससे तरह तरह की मिठाइयाँ मांगो, हम मिठाई की दुकान कर लेंगे। हे जादुई नारियल बर्फी, हमें तरह तरह की मिठाइयाँ दो ताकि हम मिठाइयों की दुकान कर सकें। रमा के यह कहते ही तरह तरह की मिठाइयाँ प्रकट हो जाती हैं और उसी दिन से रमा और रघु दोनों मिलकर मिठाइयों की दुकान चलाने लगते हैं। कुछ ही दिनों में उनके हालात सुधर जाते हैं और लड्डू फिर से स्कूल जाने लगता है। वह कौन था, कहाँ से आया? वह अपने बारे में कुछ नहीं जानता, लेकिन हाँ, वह इतना जरूर जानता था कि सब उसको छुटकू, छोटू, मुन्ना, हरामी ऐसे नाम से बुलाते थे। उसे जब से याद है वह ट्रेन में अपने करतब दिखाकर या गाने गाकर भीख मांगता था। लोग उसे 10-5 रुपए दे जाते थे। एक बार उसे ट्रेन में एक लड़की मिली जिसका नाम रिद्धि था। रिद्धि ने उससे कहा, तुम तो बहुत अच्छा गाते हो बेटा, क्या नाम है तुम्हारा? दीदी, जिसका जो मन होता है कोई कुछ भी कह देता है। फिर बताओ मैं क्या कहकर बुलाऊं तुम्हें?
आप जो भी कहो दीदी। अच्छा, तुम इतने सोने से हो, इसलिए मैं तुम्हें सोनू कहकर बुलाऊंगी। सोनू? बहुत अच्छा नाम है दीदी। आज से मेरा नाम सोनू हो गया। बताओ दीदी, आपको क्या करके दिखाऊं? डांस करूं या गाना गाऊं? कुछ नहीं, ऐसा क्यों करते हो तुम? दीदी, पैसे के लिए। फिर इतने पैसों का क्या करते हो? दीदी, खाना खाता हूँ, भूख लगती है ना। क्यों, घर में कोई नहीं है कमाने वाला? अपना घर ही नहीं है। अकेले हो, माँ बाप नहीं है? पता नहीं दीदी, मैं हूँ तो किसी ने जन्म तो दिया ही होगा, पर पता नहीं कौन थे और मुझे छोड़कर कहाँ चले गए। यहाँ पर सब लोग बताते हैं कि मैं 3 साल का था जब से इन ट्रेनों में ही रहता हूँ। स्टेशन मास्टर कहते हैं कि तू बहुत प्यारा था, सब तुझे कुछ न कुछ खाने को दे जाते थे। उसकी बातें सुनकर रिद्धि की आंखों में आंसू भर आए। रिद्धि सोचने लगी, कितना प्यारा बच्चा है। कैसे होंगे वो माँ बाप जिन्होंने ऐसे मासूम बच्चे को ठोकरे खाने के लिए छोड़ दिया। अच्छा सोनू, एक बात बताओ, अब कितनी उम्र होगी तुम्हारी? ठीक से तो पता नहीं, पर स्टेशन मास्टर 11-12 साल का बताते हैं। तुम ना भीख मत मांगा करो, ऐसे ही भीख मांगते रहोगे ना तो तुम्हें आदत पड़ जाएगी इसकी। फिर खाना कैसे खाऊंगा दीदी? कुछ काम करना सीख लो, जैसे ट्रेन में अखबार बांटना या पानी बेचना, फूल और फल बेचना। छोटे छोटे बहुत सारे काम हैं जो तुम कर सकते हो। पर दीदी, पैसे कहाँ से आएंगे? जो तुम्हें करतब दिखाने से मिलते हैं उन्हें जोड़ लिया करो। करके देखूंगा। तुम्हारा पढ़ने का मन नहीं करता? दीदी, सब अनाथ कहते हैं, कौन पढ़ाएगा मुझे? सोनू, तुम सोते कहाँ हो? वो स्टेशन मास्टर है ना, उन्होंने एक कुत्ता रखा हुआ है, मैं वहीं उसके पास हो जाता हूँ। अकेले में डर लगता है ना, वो मेरी देखभाल करता है। कोई मेरे पैसे चुराने आता है तो भौंकने लगता है। अब तो मेरा दोस्त बन गया है दीदी। रिद्धि उसकी बातों को सुनकर मन ही मन रोती रही। बातों बातों में स्टेशन आ गया। रिद्धि को अब उतरना था, लेकिन सोनू का ख्याल उसे जाने नहीं दे रहा था। रिद्धि ने सोनू से कहा, सोनू, मैं जा रही हूँ, अपना ख्याल रखना और भीख कभी मत मांगना, ये गंदी बात होती है। दीदी, आप जा रही हो? आप बहुत अच्छी हो, आपने मुझे अच्छी अच्छी बातें सिखाई। दोबारा कब आओगी दीदी? रिद्धि ने उसे एक कागज पर अपना नंबर और पता लिख कर दिया और उससे कहा, सोनू, जब तुम थोड़ा बड़े हो जाओगे ना तो इस पते पर आ जाना या मुझे फोन कर लेना, मुझे भी तुम्हारी बहुत याद आएगी। सोनू ने उस कागज को बहुत संभाल कर रखा ताकि वह खो न जाए। अगले दिन ट्रेन में बैठी सवारी को देखकर वह फिर से करतब दिखाने लगा, मगर फिर उसे रिद्धि की बात याद आई कि भीख मांगना गलत बात होती है। भीख से उसके पास 40 रुपए आए। उसने सोचा कि इन पैसों से वह क्या करे। वह पैसे लेकर अखबार वाले के पास गया और बोला, अंकल, आप अपने अखबार मुझे दे दो, आपके अखबार मैं बांट दिया करूंगा। अरे चल मवाली कहीं का, तेरा ठौरना ठिकाना, भाग गया तो कहाँ ढूंढूंगा तुझे, हैं? वह दुखी होकर फूल वाले के पास गया और बोला, अंकल, क्या मैं आपके फूल बेच सकता हूँ? नहीं छोटू, ये तेरे जितने छोटे बच्चों का काम नहीं है। सोनू बेचारा एक सब्जी वाले के पास जाकर उदास बैठ गया। दीदी ने तो कहा था काम करना, भीख मत मांगना, काम तो कोई देता ही नहीं। सब्जी वाला बोला, क्या हुआ बेटा, ऐसे उदास क्यों बैठा है, कुछ हुआ क्या? अंकल, दीदी ने कहा था भीख मत मांगना, मैं काम करना चाहता हूँ, लेकिन मैं क्या करूँ, कोई काम देता ही नहीं। अच्छा चल उठ, खड़ा हो, उदास मत हो। तेरे पास पैसे हैं क्या? हाँ अंकल, 40 रुपए हैं। ला, ये मुझे दे दे, मैं तुझे नींबू देता हूँ, इन्हें ले जाकर ट्रेन में बेचा। और सुन, सारे पैसे लाकर मेरे हाथ में देना, मैं तुझे फिर और नींबू दूंगा। जा 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 बेटा। सोनू खुश हो गया। वह नींबू लेकर झट से ट्रेन में गया और बोलने लगा, ट्रेन में जिसे उल्टी आती हो, चक्कर आता हो, वो नींबू ले ले, नींबू 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 ले ले। थोड़ी सी ही देर में उसके सारे नींबू बिक गए।
बच्चा समझकर कोई ज्यादा मोल भाव भी नहीं करता था। 40 रुपए के उसके नींबू 80 रुपए में बिके। उसने वह पैसे सब्जी वाले को दिए, फिर उनसे और नींबू खरीदे। ट्रेन में उसकी अच्छी बिक्री हो जाती थी। इसी तरह वह बड़ा होने लगा। अब वह स्टेशन के आसपास और कॉलोनी में भी नींबू बेचने लगा। अब सब्जी वाले के पास उसे देने के लिए नींबू कम पड़ जाते थे, इसलिए वह सीधे उन्हें मंडी से ही ले लेता था। दीदी की बातों ने मेरी जिंदगी बदल दी। नहीं तो मैं आज भी ट्रेन में भीख मांगता रहता। सोचता हूं कि अब मेरे पास पैसे जमा हो गए हैं, अपने लिए एक घर ही खरीद लूं। सोनू ने अपने लिए एक घर खरीदा, जिसमें उसने एक गोदाम बनाया। अब सब्जी वाले उससे थोक के भाव में नींबू खरीद कर ले जाते थे। एक दिन उसे रिद्धि की याद आई। उसने सोचा कि जिनकी सिखाई हुई बातों के कारण आज वह यहां तक पहुंचा है, उसे उनसे एक बार मिलने जाना चाहिए। उसने वह कागज आज भी संभाल कर रखा हुआ था, जिस पर रिद्धि अपना पता और नंबर लिखकर दे गई थी। वह रिद्धि के पास पहुंच गया। रिद्धि उसे देखकर पहचान नहीं पाई। उसके सामने 20 साल का लड़का खड़ा था। रिद्धि ने उससे पूछा, कौन हो तुम? दीदी, पहचाना नहीं आपने? अरे मैं सोनू, वही ट्रेन वाला लड़का जो भीख मांगता था। इस पर रिद्धि हैरानी से बोली, अरे तुम इतने बड़े हो गए, मैं पहचान ही नहीं पाई। क्या करते हो अब? दीदी, मैं नींबू बेचता हूँ। पहले ट्रेन में बेचता था, अब अपने घर में गोदाम है, सब्जी वालों को थोक के भाव बेचता हूँ। अरे वाह, तुमने तो बहुत तरक्की कर ली। दीदी, आपको याद है ना, आप ही ने कहा था कि भीख मत मांगना गंदी बात होती है। इसीलिए आपकी बात मेरे दिमाग में बैठ गई थी। अच्छा बैठो, मैं अभी आती हूँ। रिद्धि उसके लिए नींबू शिकंजी लेकर आई। दीदी, ये क्या है? पी कर देखो। ये तो बहुत ही अच्छी है। ये नींबू शिकंजी है। दीदी, ये कैसे बनती है, मुझे बताओगी? रिद्धि ने उसे शिकंजी बनानी बताई। अच्छा दीदी, अब चलता हूँ। सोनू ने रात भर सोचा, दीदी ने बहुत अच्छी शिकंजी बनाई थी, मैं भी बना कर देखता हूँ। सोनू ने शिकंजी बनाई तो वह वाकई बहुत बढ़िया बनी। अब सोनू को एक और रास्ता दिखाई दिया। उसने सोचा, क्यों ना मैं ये शिकंजी बनाकर बेचूं? मुझे यकीन है लोगों को जरूर पसंद आएगी। सोनू ने सोनू नींबू शिकंजी नाम से एक दुकान खोली और देखते ही देखते उसके पास भीड़ जमा होने लगी। फिर क्या था, सोनू नींबू शिकंजी वाले नाम से मशहूर होने लगा। नाम के साथ साथ उसके पास पैसा भी आने लगा। वह रिद्धि के पास आया और हाथ जोड़ते हुए बोला, धन्यवाद दीदी, मुझे राह दिखाने के लिए। एक समय था जब मैं भीख मांग कर खाता था, पर आज मेरे पास सब कुछ है। मैं अपने जैसे बच्चों के लिए एक स्कूल खोलूंगा, ताकि मेरी तरह कोई अनाथ भीख न मांगे और अनपढ़ न रहे, क्योंकि सबको आप जैसे मार्गदर्शक नहीं मिलते। आप उसमें बच्चों को पढ़ाएंगी ना दीदी? जरूर पढ़ाऊंगी सोनू। मैं उन्हें तुम्हारे संघर्ष की कहानी बताऊंगी कि कैसे तुमने एक छोटे से काम से एक मुकाम हासिल किया है। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। रिद्धि ने उसे आशीर्वाद दिया और कहा, तुम खूब तरक्की करो। मेहनत करने से ही सफलता मिलती है।